देखते हैं, अच्छे बंदों की बातें सुनते हैं, उनकी विचारधारा देखते हैं, उनके भीतर क्या चल रहा है, जब उसको समझते हैं तो फिर पता है क्या दिल करता है? क्या? कि यार दुनिया में अच्छाई है, बिल्कुल, कुछ दुनिया में लोगों के अच्छा बनना चाहिए, दुनिया में अच्छाइयाँ करनी चाहिए, यही ज़िंदगी है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं उदारी के यहाँ से मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करेंगे बहुत सारी बातें। सो लेट्स गो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो वीडियो का टाइटल ऑलमोस्ट हिंदी में है, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट मेगा प्रोजेक्ट। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। फैंटास्टिक। बहुत कम लोग ऐसा कहते हैं कि रिलेशनशिप्स आर इम्पोर्टेंट बिकॉज मिनिस्टर्स और उनकी मिनिस्ट्रीज के चलाने का तरीका एक तरह से प्रोटोकॉल और हायरार्किकल होता है, लेकिन बड़ी उपलब्धि ये है कि पिछले 10 सालों में जहां हाईवेज का काम बिल्कुल ठप पड़ा था, अब आप पिछले साल में 34 किलोमीटर्स पर डे तक ले गए हैं। और ये इस तरह के लार्ज प्रोजेक्ट्स आपने किए हैं। आपका एक प्रॉमिस भी था कि ये दिल्ली से देहरादून आप 2.5 घंटे में पहुंचाने वाले हैं। ये आपके हिसाब से मॉडल हाईवेज कनेक्टिविटी के कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो आपको पर्सनल सेटिस्फैक्शन देते हैं? देखिए, प्रोजेक्ट तो बहुत हैं। जिसका आपने उल्लेख किया दिल्ली देहरादून, उसके 2 पैकेज पूरे हुए हैं। अक्षरधाम से पूरा एलिवेटेड रोड है और उसका इनॉग्रेशन एक 15-20 दिन में पीएम साहब को निमंत्रित किया, उनके द्वारा किया जाएगा। एक कालिंदी कुंज वाला 10,000 करोड़ का बड़ा प्रोजेक्ट है जो फरीदाबाद के पीछे से है। मुझे दिल्ली का थोड़ा नाम कम मालूम है। वो बड़ा सुंदर है, नाले में एलिवेटेड रोड बनाकर एक पिलर पर 2-2 रोड करके उसको लाया, वो भी सुंदर है। वो भी पीएम साहब 15 दिन 20 दिन में पूरा करेंगे। और ये जो देहरादून है वो 3 महीने में होना चाहिए, ऐसी कोशिश है। तो दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में होगा। फिर एक मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे को एक हमने एक बीच में रोड बना है, वो पूरा होगा 1.5-2 महीने में। तो दिल्ली जयपुर 2 घंटे में होगा। और दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, कटरा 6 घंटे में, श्रीनगर 8 घंटे में, दिल्ली से मनाली 7 से 8 घंटे में, और दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में, बेंगलोर से चेन्नई 2 घंटे में, और अभी मेरठ तो दिल्ली हो गया 4 घंटे का 45-50 मिनट में। फिर मैसूर से बेंगलोर हो गया। ऐसे हम 36 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है, जो आपका जो थीम है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, कि हमारे देश की लॉजिस्टिक कॉस्ट ये 14 से 16% लॉजिस्टिक कॉस्ट, और चाइना की 8% है, अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज की 12% है। मैं विश्वास के साथ ये टारगेट मैंने रखा है, और जो टारगेट मैं रखता हूँ लगभग वो पूरा होता है। तो 2 साल के अंदर इंडिया की लॉजिस्टिक कॉस्ट सिंगल डिजिट में यानी 9% पे आएगी। अगर ये 9% पे आएगी तो 7% हम कम होंगे, तो एक्सपोर्ट में हमारा एक्सपोर्ट 1.5 गुना होगा और हम और कॉम्पिटिटिव बनेंगे। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट, रोड जैसे ऐसे बन रहे हैं, वैसे फ्यूल पे भी हमने काम किया है। और इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो एलएनजी, सीएनजी और हाइड्रोजन, इस पर तेजी से हम काम कर रहे हैं। अब यहाँ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट मशीनरी का कल मैंने इनॉग्रेशन किया। आप जरूर जाके देखिए कि बड़ी बड़ी मशीनरी इलेक्ट्रिक पर आई, हाइड्रोजन पर आई। हिंदुस्तान की कंपनियां बना रही है, एक्सपोर्ट कर रही है। ट्रक इलेक्ट्रिक के आ गए, और इतना फर्क है कि अभी मैंने बजाज की 2 व्हीलर लॉन्च की मोटरसाइकिल, तो पेट्रोल पे उन्हीं की मोटरसाइकिल 2 रुपये 25 पैसे पर किलोमीटर है, और सीएनजी पर जो है 1 रुपया है। तो ये जो 1000 करोड़ के प्रोजेक्ट में 100 करोड़ रुपए का डीजल लगता है। तो केवल पोल्यूशन कम करना या इंपोर्ट कम करना ये तो होगा ही, और उसके साथ साथ जो कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगी। और अभी मैं आपके यहाँ आया तो जो गाड़ी में आया हूँ, वर्ल्ड की पहली गाड़ी है टोयोटा इनोवा, जो 100% किसानों ने तैयार की हुई बायो इथेनॉल पे चलती है। 60% बिजली तैयार करती है, नो पोल्यूशन, नो स्मेल, नो गैस। और उसकी पेट्रोल की इसमें तुलना करेंगे तो पेट्रोल का रेट 25 रुपये लीटर होता है। और ये पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर का अगर इथेनॉल पूरा अच्छा चलेगा तो जो 14% जीडीपी ग्रोथ में उनका कंट्रीब्यूशन है वो 21% होगा। इस बार मक्के का भाव
मक्के से इथेनॉल बनना शुरू हुआ, जो इससे बनती 1200 है रुपए था इस बार 2400 रुपए है। तो एग्रीकल्चर इकोनॉमी में बूस्ट होने से परचेसिंग पावर बढ़ेगी और इकोनॉमिक ग्रोथ मल्टीप्लाई होगी। बहुत पाथ ब्रेकिंग ये सारी चीजें जो आपने कही, कभी आप हाइड्रोजन गाड़ी में हैं, कभी इथेनॉल गाड़ी में हैं, ये आपके लिए पैशन की बात है, ये आपके लिए हर देयर इज समथिंग दैट ड्राइव्स एवरीबॉडी, व्हाट ड्राइव्स यू? पहली बात तो मैं 75 में जयप्रकाश नारायण जी के आह्वान पर मैं 11th में था, तो मैं वो स्कूल से उस आंदोलन में इन्वॉल्व हो गया था। उसका मेरा नुकसान भी हो, मैं इंजीनियर नहीं बना क्योंकि मुझे परसेंटेज में मार्क कम मिले। ठीक था, फर्स्ट क्लास मेंटेन करते, पर वो 75 के साल ने मेरी करियर को मेरे घर वाले कहते खराब कर दिया। तो मैं 52% मार्क में 49.26% साइंस ग्रुप में मिले और मैं इंजीनियरिंग के लिए डिस्क्वालीफाई हुआ। अभी मुझे 9 डिलीट्स मिली है, डॉक्टरेट्स, पर मैं वो अभी भी लगाता नहीं क्योंकि वो इंजीनियरिंग की एडमिशन मुझे नहीं मिलना, ये मुझे बड़ा ये हुआ। पर मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि पॉलिटिक्स मेरा पेशा नहीं है, इट्स नॉट माई प्रोफेशन। आई ऑलवेज बिलीव दैट पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म, और इसलिए मैं अपने कन्विक्शन के साथ चुनाव में भी अपने कन्विक्शन की बात करता हूँ। मैं लोगों को क्या लुभाता वगैरह की चिंता नहीं करता, मैं मुंह पे बोलता हूँ। और मेरा अनुभव ऐसा है कि विथ माय स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन, जब ये देश के लिए, समाज के लिए और गरीब व्यक्ति के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। मैं कोई साधु और सन्यासी नहीं हूँ, मेरा परिवार है, घर है, अभी बच्चे बिजनेस देखते हैं, मैं भी आपके जैसे कॉमन मैन हूँ। पर मैंने तय किया है कि राजनीति में मैं देश के लिए, समाज के लिए और गरीब व्यक्ति के लिए कुछ करके जाऊंगा, एंड दैट इज द इंस्पायरेशन मैं करते रहता हूँ। फैंटास्टिक। ये आपने कहा कि मेरे को जो कहना होता है मुंह पे कहती हूँ, कभी कुछ डिफिकल्ट पोजीशन में पड़े? नहीं, मुझे कभी कोई डिफिकल्टी नहीं है। अभी चुनाव में मैंने पब्लिकली कहा था कि मैं जातीयवाद नहीं करूंगा, और मैंने लोगों को कहा जो करेगा जात की बात उसको ठोकूंगा लात, ऐसा पब्लिकली बोले। सच अब क्या है, मैंने बोला नहीं देना है तो 2 वोट, नहीं देना है तो मत, नहीं करूंगा। मैं चुनाव में इस बार कोई गलत खर्चा नहीं किया, मैंने बोला नहीं करूंगा ये, मैं कब के लिए काम करूंगा। और पूरा नागपुर मेरा है, मेरा परिवार है, मैं नागपुर का हूँ। नो डिस्क्रिमिनेशन, जात, पंथ, धर्म, भाषा, सेक्स, रिलीजन, नथिंग। तो मैं सब लोगों ने साथ दिया। मैं इस मत में हूँ कि मुझे चिंता नहीं, तुम क्या क्या दिखाते हो, कौन क्या लिखता है, कौन क्या सोचता है। मेरी भाषा में मैं बोलता हूँ, तेल लगाने गई दुनिया, अपने को तो अपने हिसाब से चलना है। फैंटास्टिक। मैं अपने कन्विक्शन और अपने साथ तय किए हुए प्रोग्राम में चलता हूँ। और एक बात जरूर है कि मैं सही हूँ ऐसा मेरा दावा नहीं। कोई अगर मुझे कहता है कि ये तुम्हारी बात गलत है तो मैं मान्य करता हूँ, उसको सुधार देता हूँ। जबरदस्त है। कमाल है। आपने जिंदगी, पॉलिटिक्स, सोशल वर्क सब इतना आसान बना दिया इन कुछ पंक्तियों में कि खुद के मन में जो है मन साफ रखो और जो कहना है कह दो, और दावा ना करो कि मैं ही सही हूँ। अच्छा काम करो, गॉड इज ग्रेट, पब्लिक भी ग्रेट है, आपको बराबर सपोर्ट मिलता है और मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम। कमाल यार। जनाब, ये थे नितिन गडकरी जी। जब भी इनकी वीडियो देखता हूँ, जब भी इनकी बातें सुनता हूँ, थोड़ा सा परसेंटेज और बढ़ जाता है। तो 10 का ऐसा ही जो मेरे दिल में, जो मेरे मन में इनके लिए रिस्पेक्ट है, आप यकीन करें बाखुदा और बढ़ जाती है यार। ऐसे लोग भी तो है दुनिया में। अच्छा, फिर पता क्या होता है, फिर हम जब अच्छी चीज देखते हैं, अच्छे बंदों की बातें सुनते हैं, उनके विचारधारा देखते हैं, उनके भीतर क्या चल रहा है, जब उसको समझते हैं, तो फिर पता क्या दिल करता है, क्या? कि यार दुनिया में अच्छाई है, बिल्कुल, कुछ दुनिया में लोगों के अच्छा बनना चाहिए, दुनिया में अच्छाइयाँ करनी चाहिए, यही जिंदगी है। जब इन लोगों को हम देखते हैं तो हमारे दिल में भी ख्याल आता है, मेरे दिल में भी ख्याल आता है, यार जिंदगी का एक मिशन हो यार। वो कह रहे हैं मुझे किसी की परवाह नहीं है, कोई क्या लिखता है, कोई तहलते चाहे, कोई कुछ भी करे, हमें कोई परवाह नहीं है। हमने अपना काम सच्चाई से, ईमानदारी से और लगन से करना है। अच्छा, ये क्या कहते हैं, अपना एक इन्होंने इशारा दे दिया आज। क्या? देखिए, कुछ भी है, कुछ भी है, कुछ भी है मामला, बीजेपी जो भी है, दुनिया की सबसे खूबसूरत जमात है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लोगों की साइकोलॉजी के हिसाब से चलना पड़ता है। मिसाल के तौर पे
हम राम मंदिर बनाएंगे या हम ये करेंगे या हम हिंदुओं की हिफाजत करेंगे या कोई भी ऐसे नारेबाजी कोई भी उसमें जलसों में कि कहीं पर भी लोगों को ये लगे कि हम सबकी जमात है, कहीं पे हिंदू की पॉपुलेशन ज़्यादा है, कहीं पे मुस्लिम की पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो जहाँ पे मुस्लिम बहुत ज़्यादा रहते हैं तो वहाँ पर मिनिस्टर या जो नेता है वो जाके क्या भाषण देंगे कि हमने मुसलमानों के हकूक़ की हिफाजत करनी है, हमने ये करना है। और जहाँ पर हिंदू की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो बीजेपी का जब रैली होगी तो वहाँ पे क्या कहेंगे कि हमने हिंदू के लिए टेम्पल बनाने हैं, उनके लिए ठीक है ना, हमने बिल्कुल। अपनी सनातन की हिफाजत। हिफाजत करनी है। उन्होंने क्या बोला, नितिन गडकरी जी ने भी क्या बोला, मैंने पहले ही मना कर दिया था कि कोई रिलीजन कोई इसके हवाले से कोई बातचीत नहीं करेगा। उसको लात मार दूंगा जो भी इस तरह रिलीजियस जब टिकट देते हो तो दो, नहीं देना तो नहीं दो। नहीं दो तो नहीं दो। मैं अच्छा मुझे ऐसा लगता है अब जो थोड़ा सा बात खुल के सामने आई है, सियासत इनके लिए एक रास्ता है सेवा का। बिल्कुल ऐसा ही है। ये अपना मतलब एक वो समझते हैं फर्ज, ये फर्ज समझते हैं कि मैंने ये काम करना है तो मेरा ये फर्ज है और ये मैं कुछ करके जाऊंगा, मतलब दुनिया में आया हूँ तो कुछ ना कुछ लाजमी करके जाना है। बहुत है जैसे लेकिन बताया ना कि मैंने हाँ इंजीनियर में मैं वो कर डिस्क्वालीफाई करते को देखिए, फिर भी देखो हिम्मत नहीं आ रही और देखो अभी नहीं उससे बड़ा काम कर रहे हैं ये इंजीनियर हो गया। मतलब हाँ ये इनके नीचे कई इंजीनियर है। ऐसा ही है, लेकिन वही तो मतलब हिम्मत नहीं आ रही ना कि यार मैं डिस्क्वालीफाई हो गया, मैं क्या अब मैं आसान भाषा में इस तरह कह दूं कि कभी भी जिंदगी में कुछ गलत होता है तो डीमोटिवेट ना हो, क्योंकि उसके बहुत बेहतर ऊपर वाले ने आपके बेहतर से बेहतरीन आपके लिए कुछ ना कुछ सोच के रखा होता है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान घुमाने की जरूरत होती है। वक्त आने पे पता चलता है। लेकिन स्लोट है नितिन गडकरी जी को ऐसे करके ऐसे जनाब आई आई एम वेरी रिस्पेक्ट यू। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है। जब तक के लिए ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।